Welcome Story King 4.0 Subscribe my channel. Come back for revenge. चवंतर। ये कहानी है 19 साल की मासूम मीरा की, जो दिखने में किसी चांद से कम खूबसूरत नहीं है। दूसरों की जिंदगी में रोशनी बिखेरने वाली मीरा खुद की जिंदगी में अंधेरा है। लेकिन एक दिन उसे मौका मिलता है अपनी जिंदगी संवारने का। लेकिन उसे कहाँ पता था जिसे वो अपनी जिंदगी संवारने का मौका कह रही है, वो एक्चुअली में उसकी मौत है। तो आखिर क्या हुआ मीरा के साथ, और क्या मीरा अपनी जिंदगी संवार पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट नावल पर। चैप्टर 1। हेलो दोस्तों, मैं अपनी पहली नावल लिख रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का पहला चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए बगैर। एक कमरे में एक लड़की अपना मुंह छुपाकर रो रही थी और रोने के साथ साथ उसकी बॉडी भी कॉप रही थी। शायद वो किसी चीज से डर रही थी और वो एक ही बात बार दोहराए जा रही थी, मुझे ये शादी नहीं करनी है, मुझे उस बुढ़े आदमी से शादी नहीं करनी है। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया, और वो लोग मेरी शादी ऐसे इंसान से करा रहे हैं जिसके चार बड़े बच्चे हैं। मुझे नहीं करनी है ये शादी। हे महादेव मेरी हेल्प करो, मुझे ये शादी नहीं करनी है। कि तभी उस लड़की को एक आवाज सुनाई पड़ती है, मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी अपनी बहन के साथ। जिस पर वो लड़की उस आवाज की ओर देखती है। उसे देखकर वो लड़की कहती है, इरा दी देखिए ना, ये लोग मेरी शादी ऐसे इंसान से करा रहे हैं जिसके बड़े बड़े बच्चे हैं। मुझे ये शादी नहीं करनी है दी, मुझे नहीं करनी है ये शादी। जिस पर इरा उस लड़की के आंसू पोंछते हुए कहती है, मैं अपनी मीरा के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। क्या तुम अपनी दी की बात मानोगी? तब मीरा कहती है, दी मैं आपको सारी बातें मानूंगी, लेकिन मुझे ये शादी नहीं करना चाहती दी। तब इरा कहती है, मीरा मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे यहाँ से भागना होगा क्योंकि अभी चारा है, तभी तू इस शादी से बच पाएगी। नहीं तो ये लोग तुझे ऐसे दर्द देते रहेंगे, तू मानेगी ना मेरी बात। तब मीरा कहती है, लेकिन दी मैं अकेले कहाँ जाऊंगी और कैसे मैं अकेले? अभी कुछ मीरा आगे कहती उसके पहले इरा उससे कहती है, मीरा मेरी बात समझो, तेरा यहाँ से भागना सही होगा, नहीं तो ये लोग तुझे उस आदमी को बेच देंगे। ये ले, मैं तेरे लिए कुछ रुपयों का इंतजाम कर दिया है, इसे रख ले, तेरे काम आएंगे। चल बाहर, एक टैक्सी तेरा इंतजार कर रही है, वो तुझे यहाँ से सीधा दिल्ली छोड़ेगी। तू परेशान मत हो, मैं तुझसे मिलने आऊंगी, मैंने तेरा इंतजाम कर दिया है वहाँ पर रहने का, तू परेशान मत हो। इतना कहने के बाद इरा मीरा को घर बाहर पीछे के दरवाजे से ले जाती है। वहां पर एक टैक्सी उसका इंतजार कर रही थी। इरा मीरा को उसमें बैठाकर उसे एक मोबाइल फोन देती है और उससे कहती है, कोई भी परेशानी या दिक्कत हो मुझे कॉल कर लेना। हाँ आर्यन, इसे ले जा जल्दी से, नहीं तो वो लोग इसके पीछे पड़ जाएंगे। जिस पर जो लड़का ड्राइविंग सीट पर बैठा था वो इरा से कहता है, लेकिन इरा तुम अकेले कैसे सब कुछ संभालूंगी? जिस पर इरा कहती है, मैं अकेला कहाँ हूँ आर्यन, मेरा साथ खुद महादेव है, और जिनके साथ खुद महादेव होते हैं उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। अब जाओ, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि उन्हें कुछ भी पता चले, खासकर तब तक जब तक तुम दोनों इस गाँव से बाहर न निकल जाओ। इसके बाद आर्यन मीरा को लेकर उस गाँव से बाहर निकल जाता है। वही इरा गाड़ी जाते हुए देख रही थी जब तक उसके आंखों से गाड़ी दिखना बंद नहीं हो गई। गाड़ी दिखने के बाद जैसे ही इरा पलटी वैसे ही उसके चेहरे पर एक थप्पड़ पड़ा। उधर मीरा अपने गांव को पीछे छोड़ते हुए देख रही थी। जैसे जैसे उसका गांव पीछे छूट रहा था वैसे वैसे उसकी याद उसकी आंखों के सामने आ रही थी, क्योंकि मीरा ने अपना पूरा बचपन यही तो बिताया था। जल्दी उनकी कार गांव से बाहर निकल गई। अभी मीरा और आर्यन दोनों गांव से बाहर आए ही थे कि उनका पीछे से 4 से 5 गाड़ियां उनका पीछा करने लगते हैं। जिस पर मीरा घबरा जाती है और आर्यन से कहती है, भाई अब हम क्या करेंगे? उन लोगों को पता चल गया है, अब वो लोगों मुझे नहीं छोड़ेंगे। जिस पर आर्यन कहता है, मीरा शांत हो जाओ, मैं तुम को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर आर्यन अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है, जिस पर वो सभी गाड़ियां उनका जो पीछा कर रही थी वो सभी पीछे ही छूट जाती है। जिस पर आर्यन थोड़ी राहत की सांस लेता है, लेकिन पता नहीं कैसे कि वो सभी गाड़ियां एकदम से उनके पीछे फिर आ जाती हैं। तब आर्यन अपनी कार स्पीड में भगाते हुए मीरा को रेलवे स्टेशन ले जाता है और मीरा से कहता है, मीरा तुम्हें अब ट्रेन से दिल्ली जाना होगा, क्योंकि अगर हम लोग दिल्ली ऐसे आएगी तो पकड़े जाएंगे। तुम थोड़ी देर यही वेट करो, मैं तुम्हारे लिए टिकट लेकर आता हूँ जल्दी। आर्यन मीरा के लिए दिल्ली की टिकट ले आता है और मीरा को लेकर उसे स्टेशन के अंदर ले आता है। ट्रेन प्लेटफॉर्म में खड़ी थी। आर्यन मीरा से कहता है, जल्दी करो मीरा, वो लोग आ रहे होंगे। आर्यन जल्दी से मीरा को एक डब्बे में बैठा देता है और उसके बाद वो मीरा से कहता है, दिल्ली पहुंचकर फोन करना। इतना कहकर आर्यन उसके डब्बे से उतर जाता है, लेकिन जैसे वो डब्बे से उतरता है तो वो लोग देख लेते हैं जो लोग आर्यन और मीरा का पीछा कर रहे थे। आर्यन जल्दी से भागकर अपनी
कार में बैठता है और वहां से जल्दी से निकल जाता है। वही ट्रेन में हॉर्न देती है और जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूट जाती है। वही मीरा अपने डब्बे में बैठी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मीरा अपने आप से कहती है, क्यों क्यों माँ पापा मुझे आप छोड़कर गए, मैं आप दोनों के बिना कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्यों छोड़कर चले गए आप दोनों, हमें भी ले चलते तो सही रहता है, तो मुझे ये सब कुछ नहीं झेलना पड़ता। ऐसे ही मीरा अपने से बात करते करते कब दिल्ली पहुँच गई उसे पता ही नहीं चला। दिल्ली पहुंचकर जैसे मीरा की नींद खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास जो रूपे और इरा ने उसे मोबाइल दिया था वो तो है ही नहीं। मीरा ने उसे पूरे डब्बे में ढूंढ लिया लेकिन उसको नहीं मिला, तो वो समझ गई कि कोई उसका मोबाइल और पैसे चुरा कर भगा गया। मीरा ट्रेन उतरी तो उसे समझ में नहीं आया कि वो कहाँ जाए। किसी तरफ मीरा स्टेशन से बाहर आई। स्टेशन से बाहर आकर उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो कहाँ जाए कि तभी उसके सामने एक टैक्सी ड्राइवर आकर पूछता है, आपको कहाँ जाना है मैडम। उसके एकदम अचानक से मीरा बुरी तरह से डर गई और उसने डरते हुए कहता है, नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, और मीरा वहां से भाग गई। उसे ऐसे भगाते हुए वो ड्राइवर उसे अजीब तरह से देखने लगा। वही मीरा लगातार भागती रही। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। न उसके पास पैसे थे और न ही उसके पास उसका मोबाइल जो इरा ने उसे दिया था। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कल आपको मिलेगा और रिव्यू और लाइक जरूर करना। चटुक शादी के लिए हाँ कहना। अब आगे चैप्टर 2। हेलो दोस्तों, मैं हाजिरी हो गई हूँ इस नावल के दूसरे चैप्टर को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर नहीं भी आएगा तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। मीरा भागते भागते एक मंदिर आ पहुंची थी, जिसे देखकर मीरा को लगा कि उसे सब कुछ मिल गया। मीरा लगातार भाग रही थी, जिस वजह से उसे भूख प्यास भी लगी थी। इसी वजह से उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन फिर भी कैसे तैसे वो मंदिर की सीढ़ियों के पास आ गई थी। वो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाने को हुई कि तभी उसे एकदम से चक्कर आ गया और वो वहीं पर बेहोश होकर गिरने लगी कि तभी किसी ने उसे संभाल लिया। ये कोई और नहीं, शहर के सबसे बड़े परिवार की बड़ी बहू शालिनी राठौर, जिन्होंने मीरा को गिरने से बचा लिया। वो एक तक मीरा को देखे जा रही थी, शायद वो कुछ तलाश रही थी। तभी वो मीरा को देखकर मुस्कुरा दी और उन्होंने महादेव से कहा, धन्यवाद महादेव मुझे रास्ता दिखाने के लिए, मुझे समझ में आ गया है कि अब मुझे क्या करना है। उसके बाद शालिनी जी मीरा को होश में लाने के लिए उसके चेहरे पर पानी की छींटे देती है, जिस पर मीरा को होश आ जाता है, लेकिन उसी के साथ उसके आंसू भी निकलने लगते हैं। वही उसे रोता देखकर शालिनी जी मीरा से कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो और तुम यहाँ कैसे, ये तुमने शादी का जोड़ा क्यों पहना हुआ। शालिनी जी के इतने प्यार से पूछने पर मीरा उन्हें सब कुछ बता देती है। पूरी बात सुनने पर शालिनी जी को भी बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, कोई ऐसे कैसे कर सकता है, अपने बच्चों के साथ पैसों के लिए ये भी नहीं सोचते हैं कि उनकी बेटी किस हालत से गुजर रही है। फिर वो मीरा की तरफ देख कहती है, तुम परेशान मत हो बेटा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा आपका क्या नाम है बेटा। तब मीरा उनसे कहती है, हमारा नाम है मीरा है आंटी। तब शालिनी जी मीरा से कहती है, अरे वाह तुम्हारा नाम तो बहुत प्यारा है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। जिस पर मीरा घबरा जाता है। उसे घबराते देखकर शालिनी जी मीरा से कहती है, अरे बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, चलो। जिसके बाद शालिनी जी मीरा को अपने कार में ले जाकर बैठा देती है और उसी के साथ खुद भी बैठ जाती है। जल्दी ही उनकी कार राठौर मैंशन में इंटर करती है। वही मीरा एक बार फिर से बेहोश हो गई थी। तब शालिनी जी एक सर्वेंट को बुलाकर मीरा को अंदर ले जाती है, साथ ही में जल्दी डॉक्टर को बुलाने को कहती है। फिर शालिनी जी कहती है, मैं कल तक तुम्हें टाइम दे रही हूँ, या तो तुम शादी कर लो, नहीं तो तुम्हें मेरी पसंद की हुई लड़की से शादी करनी होगी, नहीं तो तुम अपनी माँ कर मरा हुआ देखोगे। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। वही दूसरी तरफ जो उनकी बात सुन रहा था वो गुस्से में कहता है, माँ आप हर बार ऐसे ही करके बात मनवा लेती है, लेकिन अब की नहीं, मैं आपकी पसंद से तो शादी नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। अब जान लेते हैं इनके बारे में। ये है इंडिया के टॉप रिच मैन आहिर राठौर, जो राठौर एम्पायर संभालते हैं। इनकी एज 26 साल है और ये दिखने में किसी हीरो से कम नहीं है, लेकिन ये हर समय गुस्से में ही रहते हैं और ये सोचते हैं कि हर चीज इनके लेवल की होनी चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो। इसलिए आज तक ये शादी के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि इनको अभी तक इनके लेवल की कोई नहीं मिली। आहिल अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहता है, मुझे कल तक अपने लेवल की लड़की चाहिए शादी करने के लिए। वही जो उसका असिस्टेंट था वो अपने बॉस की बात सुनकर तो सदमे में चला गया था। अब भाई सदमे में जाने की तो बात है, जो आदमी लड़कियों से
भागता था आज वही कह रहा है उसे लड़की चाहिए शादी करने के लिए। उसे कहीं खोया हुआ देखकर आहिर उससे कहता है लगता है तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार नहीं है, तभी है तुम बार अपने ख्यालों में खो जाते हो। जिस पर उसका असिस्टेंट होश में आता है और वो अपने बॉस से कहता है नहीं नहीं बॉस, वो तो मैं सोच रहा था कि आपको किस टाइप की लड़की चाहिए। जिस पर आहिर कहता है जो मेरे से कंधे को मिलाकर चले। जिस पर उसका असिस्टेंट उसकी बात समझ जाता है और वो उसके केबिन से बाहर निकल जाता है। वही राठौर मेंशन में शालिनी जी डॉक्टर को बुलाकर मीरा को चेकअप करवाती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसने कहते हैं देखिए मिसेस राठौर, इनकी हालत बहुत खराब है। इनको देखकर लग रहा है जैसे इन्होंने बहुत दिन से खाना तक नहीं खाया है और इनकी बॉडी में बहुत मारने के निशान भी है। मैंने इनका इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर बाद इनको होश आ जाएगा, जिसके बाद इनको कुछ खिला दीजिए। इसके बाद डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर की बात मानकर शालिनी जी मीरा के लिए कुछ हल्का फुल्का खाना बनवा देती है। थोड़ी ही देर में मीरा को होश आ जाता है, जिसके बाद शालिनी जी मीरा के पास आती है और मीरा से पूछती है अब कैसे लग रहा है बेटा। जिस पर मीरा बस अपना सर हिला देती है, फिर वो अपनी नजरें घुमा कर देखने लगती है। शायद वो जानने की कोशिश कर रही थी कि वो कहाँ है। उसे ऐसे देखकर शालिनी जी उससे कहती है ऐसे क्या देख रही हो बेटा, है तुम मेरे घर में, अब चलो कुछ खा लो नहीं तो तुम और ज्यादा बीमार हो जाओगी। जिसके बाद शालिनी जी मीरा को थोड़ा बहुत खाना खिला देती है। उसके बाद शालिनी ही वही मीरा के पास बैठ जाती है और उसका सर सहलाने लगती है। मीरा को भी अच्छा लग रहा था क्योंकि उसे कभी भी ऐसे प्यार नहीं दिया था, सिर्फ उसकी इरादी के अलावा। वही शालिनी जी मीरा से कुछ बात करना चाहती थी। शालिनी जी मीरा से कहती है मीरा बेटा क्या तुम मेरी एक बात मानोगी। जिस पर मीरा अपना सर हाँ में हिला देती है। तब शालिनी जी आगे कहती है क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी। शालिनी जी की बात सुनकर मीरा डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था जैसे उसके घर में उसकी शादी एक बुढ़े से कराने वाले थे। वैसे शालिनी जी भी मीरा को डरता देखकर शालिनी जी उससे कहती है अरे बेटा आप डरो मत, मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 26 साल है, हम तुम परेशान मत हो। तब मीरा कहती है, तब मीरा मना कर देती है, लेकिन शालिनी जी के बार बार कहने और समझाने पर मान जाती है। लेकिन फिर मीरा उनसे पूछती है आंटी क्या वो मानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कल आपको मिलेगा और रिव्यू और लाइक जरूर करना। चैप्टर 3 आहिर का मीरा के साथ गलत सलूक करना। अब आगे चैप्टर 3। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू नॉवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। मीरा की बात सुनकर शालिनी जी मुस्कुराकर कहती है वो मेरी बात कभी नहीं टालता, तुम परेशान मत हो, अब तुम आराम करो। इसके बाद शालिनी जी वहां से चली जाती है। ऐसे पूरा दिन निकल जाता है। अगले दिन आहिर अपने कंपनी के केबिन में बैठा था और उसके सामने उसका असिस्टेंट खड़ा था। आहिर उससे कहता है मैंने तुमसे एक लड़की ढूंढने के लिए कहा, वो भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। तब उसका असिस्टेंट अपने बॉस से कहता है सर मैंने बताई तो आपको, इतनी सारी लड़कियां, सब एक से बढ़कर एक है और सभी बड़े परिवार से भी है, अब आपको ही नहीं कोई पसंद नहीं आ रही है तो उसमें मैं क्या करूँ। उसकी बात सुनकर आहिर उसे घूर कर देखने लगता है। अभी वो उससे कुछ कहता है कि आहिर का फोन बजने लगता है। वो देखता है कि उसकी माँ उसको फोन कर रही है, जिस पर आहिर जल्दी से उनका फोन उठा लेता है और कहता है हाँ माँ। तब उधर से शालिनी जी की आवाज आती है आज शाम के 5 बजे तक तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम्हें कोई लड़की नहीं मिली तो शाम के 5 बजे तक शिव जी मंदिर पहुंच जाना, नहीं तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। इतना कहकर शालिनी जी अपना फोन कट कर देती है। वही जो आहिर अपनी माँ की बात सुन रहा था उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। वही उसका असिस्टेंट डर के मारे कांपने लगता है। तभी उसे अपने बॉस की आवाज सुनाई पड़ती है गेट आउट। ये सुनते ही उसका असिस्टेंट वहां से तुरंत भाग जाता है। इधर शालिनी जी अपने मन में कहती है हम जो सोच रहे हैं बस वही हो जाए, अब सिर्फ मीरा ही आहिर को वापस से इंसान बना सकती है। हे महादेव बस अपनी दया बनाए रखना। इतना बोलकर वो मीरा के कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे शाम होने लगती है और 5 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। शालिनी जी मीरा को लेकर मंदिर आ गई थी। उनके आने के कुछ देर बाद बहुत सी गाड़ियां एकदम से आकर वहां पर रुकती है और उन्हीं कार में से आहिर निकलता है और मंदिर के अंदर चला जाता है और अपनी नजरें घुमाकर अपनी माँ को ढूंढने लगता है। तभी उसे अपने पीछे से आवाज आती है मैं यहाँ हूँ बेटा। जिस पर आहिर पीछे मुड़कर देखता है। उसे देखकर शालिनी जी कहती है हम जानते थे कि तुम जरूरी आओगे। तब आहिर अपनी माँ से कहता है माँ ये बहुत गलत कर रही है, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। जिस पर शालिनी जी कहती है अभी कह रहा है कि शादी नहीं करना चाहता है, अगर तुमने अपनी दुल्हन देख ली तब उसके पीछे पीछे घूमेगा, देख लेना। अब जाओ जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो जाकर। जिस पर आहिर उनकी बात नहीं मनाता है। तब उसकी माँ उसके अपनी आंखें दिखाती है और कहती है जा रहे हो या नहीं। तब आहिर वहाँ मंदिर के पीछे बने कमरे में चला जाता है जहाँ उसे अपने कपड़े चेंज करने थे। आहिर उस कमरे में आकर अपने आप से कहता है माँ आप बहुत
गलत कर रही है, मेरी शादी करा कर आप बहुत पछताने वाली है। और कौन सी लड़की तैयार हो गई मुझे शादी करने के लिए? द आहिर राठौर जो भी हो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। इतना कहकर वो अपने कपड़े चेंज कर मंडप पर जाकर बैठ जाता है। तब पंडित पूजा शुरू कर देते हैं। इधर एक कमरे में मीरा तैयार होकर बैठी थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी कि तभी शालिनी जी उसे लेने आए और उससे कहा, चलो बेटा। मीरा ने अपना एक बड़ा सा घूंघट भी ले रखा था जिसकी वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। शालिनी जी ने मीरा को ले जाकर आहिर के पास बैठा दिया। वही आहिर ने उसको एक नजर भी नहीं देखा, क्योंकि वो ये शादी वैसे भी अपने मन से नहीं कर रहा था। धीरे धीरे शादी आगे बढ़ती है। कुछ ही देर में उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद पंडित जी मीरा को आशीर्वाद देते हैं। वही आहिर को एक कॉल आ जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसके 1 घंटे में एक मीटिंग होने वाली है, तो वो मीटिंग के लिए चला जाता है। उसे ऐसे जाता देखकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आप से कहती है, मीरा तू सच में मनहूस है। तभी शालिनी जी उसके पास आती है और उसके सर को प्यार से सहलाते हुए कहती है, वो ऐसा ही बेटा, तुम परेशान मत हो। फिर शालिनी जी मीरा को लेकर वापस राठौर मेंशन ले आती है। मेंशन लाकर उसका गृह प्रवेश करवाती है। फिर शालिनी जी मीरा को कुछ बात समझाती है। उसके बाद मीरा को आहिर को कमरे में भेज देती है। वही आहिर अपनी कंपनी में आकर अपने असिस्टेंट से कहता है, मेरी जब तक मीटिंग है तब तक मुझे पता करके बताओ कि वो कौन है और कहां से आए। जिस पर उसका असिस्टेंट उसकी बात समझ जाता है और वो आहिर से कहता है, जी बॉस। उसके बाद आहिर अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। 1 घंटे के बाद आहिर अपने केबिन में आता है तो उसे मीरा की डिटेल्स जिस फाइल में थी वो फाइल उसकी टेबल में रखी हुई थी। आहिर उसकी डिटेल्स पढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी डिटेल्स पढ़ता है उसका गुस्सा आने लगता है। आखिर में वो गुस्से में उस फाइल अपनी टेबल पर पटक कर कहता है, आखिर माँ मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है, जो मेरी शादी एक गाँव वाली कर दी जिसे न पढ़ना आता है और न ही लिखना। जरूर उस लड़की ने मेरी माँ को पट्टी पढ़ाई होगी, मैं उसे आज छोड़ूंगा नहीं। वो गुस्से में अपने केबिन से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है। वही मीरा आहिर के कमरे में उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी तक वो नहीं आया था। मीरा इस वक्त बालकनी में लगे झूले में बैठी थी। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी थी। थोड़ी ही देर में उसको नींद आ गई और वो वहीं पर सो गई। अभी सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि आहिर कमरे में आया। उसको देखकर लग रहा था जैसे वो नशे में हो। कमरे में आकर उसने कहा है वो लड़की। उसने पूरे कमरे में देखा, लेकिन मीरा उसे नहीं मिली। तभी उसकी नजर बालकनी में गई जहाँ मीरा झूले में बैठे हुए सो रही थी। उसको ऐसे सोता देखकर आहिर को गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में उसके पास गया और उसकी बाह पकड़ उसे उठाकर उससे बोला, क्या पट्टी पाए है तुमने मेरी माँ को? वही जो मीरा जो सो रही थी। आहिर के एकदम से पकड़ने से वो बहुत घबरा गई थी और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। लेकिन जैसे ही उसने आहिर की बात सुनी तो वो आहिर से कहती है, मैंने आंटी जी कोई पट्टी नहीं पढ़ाई है, ये आप क्या करे? तब आहिर मीरा से कहता है, तुम ये अपना ढोंग करना बंद करो। ये जो तुम आंसू बहा रही हो इससे मैं नहीं पिघलने वाला। समझी, मैं आहिर राठौर हूँ जिसके लिए कोई भी इमोशन फील नहीं होता है। वो एक पत्थर दिल का, समझी। वही आहिर के ऐसे पकड़ने से मीरा को बहुत दर्द हो रहा था। वो आहिर से कहती है, छोड़िए हमें दर्द हो रहा है। वही आहिर उसके आंसू देखकर पता नहीं क्यों उसके दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर वो गुस्से में उसने मीरा को धकेल दिया और वापस अपने कमरे में चला गया और ऐसे ही बेड पर जाकर सो गया, बिना ये जाने की मीरा के साथ क्या हुआ। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कल आपको मिलेगा और रिव्यू और लाइक जरूर करना। स्टोरी किंग 4.0